इस गिलास में जो पानी और ये फोन रखा है, स्टीफन के साथ बैठ के हम इंटरव्यू दे रहे हैं। अरे अब ये अगर आपकी ट्रेनिंग है तो फिर आप दिन भर हंसते रह सकते हैं। नमस्कार, आदाब। केटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। इस वक्त एक अहम पर्सनालिटी हैं थिएटर के मेरे साथ, जो फिल्म जगत में जिन्होंने काफी कुछ किया है और इन दिनों जो कुछ कर रहे हैं वो मुझे बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट लगा। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि इस पर उनसे बात की जानी चाहिए और आप तक पहुंचनी चाहिए। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं। इरफान हुसैन खान साहब हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, खैर मकदम है। शुक्रिया। इरफान साहब, थिएटर का शौक कब, कहाँ, क्यों और कैसे हुआ? अशरफ भाई, थिएटर जो है मैं केजी या क्लास फर्स्ट में था जी। और रोज के मुताबिक मुझे मार पड़ती थी जो अपना होमवर्क नहीं करके आने पे। तो उस दिन भी मैं इंतज़ार कर रहा था कि अभी मुझे मार पड़ेगी। और उसी वक्त एक टीचर क्लास में इंटर हुई और उन्होंने कहा कि कौन कौन प्ले में पार्टिसिपेट करेगा। तो मैंने मार ना पड़े या उससे बचने के लिए मैंने फौरन हाथ खड़ा कर दिया कि मैं करूँगा, ताकि वो मुझे ले जाएं क्लास से। अच्छा। तो मैं वहाँ से चला गया और एक प्ले था अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसमें मुझे एक कैरेक्टर मिला। राजा कोई और कर रहा था, लेकिन सेकंड लीड टाइप्स जो अच्छा। रोल था। लेकिन जब मैंने वो रोल किया तो लोगों को बहुत पसंद आया और मैं खुद इस बात में शक में पड़ गया कि ऐसी क्या चीज़ है मुझ में कि जो लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि अब तक तो कोई ऐसी चीज़ थी नहीं कि जो लोगों को पसंद आए और जिस पे लोग ताली बजा रहे हैं और टीचर्स भी शाबाशियां दे रही हैं। तो वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था स्टेज से। और उसके बाद छोटे शहर में जैसे मौके नहीं मिलते, जब अलीगढ़ गया तो वहाँ फिर हॉल फंक्शन, हॉस्टल फंक्शन में। अलीगढ़ मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? जी, अलीगढ़। अच्छा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब गया तो वहाँ पे मुझे हॉस्टल फंक्शन में मैंने परफॉर्म की, एक मोनो एक्टिंग, देन स्किट एंड ऑल। तो उसमें फिर मुझे कुछ प्राइजेस मिले और वहाँ से मेरी अलीगढ़ ड्रामा क्लब में एंट्री हुई और वहाँ पे फिर एजुकेशन शुरू हुई। अभी तक तो बस जो कुछ था वो था। तो उस एजुकेशन में लगा कि भाई ये एक ऐसी एजुकेशन है कि जिसमें मुझे मज़ा आता है। अच्छा। हाँ, तो जैसे कहते हैं ना कि आप पढ़ते नहीं हैं, आप प्ले करते हैं, आप एक रोल प्ले करते हैं। तो वो जो खेल था, उस खेल में मुझे मजा आने लगा। और जो मैं पढ़ाई कर रहा था वो थी, उसमें भी क्योंकि माहौल ऐसा था कि ठीक ठाक परसेंटेज आ जाती थी। हाँ। लेकिन प्राइम जो चीजें थी वो ये हो गई थी कि अब प्ले ही करना है, यही मेरा प्राइम मोटिव। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि केजी से शुरुआत हुई इसकी जी। और जब आप एएमयू में गए तो वहाँ का ड्रामा क्लब कहा जाता है काफी पॉपुलर है और काफी वहाँ से आर्टिस्ट निकले भी हैं। जी। तो ट्रेनिंग आपने समझिए एक तरह से वहाँ ली, वहां से शुरू हुई। हाँ जी। और फिर आप निकल के मुंबई आ गए? जी, मैं दिल्ली में रहा, दिल्ली में थोड़ा थिएटर किया मैंने। अच्छा। और उसके बाद मुंबई आया। और आपने काफी, जिस जमाने में आप मुंबई आए तो सीरियल्स बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। जी। तो आपने गालबन कोई सीरियल भी किया था बड़ा? हाँ, मैं शुरू में तो मैं थिएटर में ही रहा। अच्छा। और थिएटर में रहा और साथ में मैं वर्कशॉप्स करता था। स्कूल्स में यहाँ की वर्कशॉप्स लेता था, थिएटर की वर्कशॉप, एक्टिंग की वर्कशॉप। और उसके बाद क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि कुछ अच्छा करूं, अगर सीरियल में भी करूं तो अच्छा करूं, तो काफ़ी वक्त लग गया उसमें आने पे, जैसा मैं चाहता था वैसा। तो स्टार प्लस का एक शो था पृथ्वीराज चौहान, जिसमें मैं
मोहम्मद गौरी प्ले कर रहा था। जी, और आप शायद अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुए जी थे। जी जी जी, वो और कुछ फिल्में भी आपने की। हाँ, उसके बाद अच्छा ये हमेशा से ये रहा है कि भाई करूंगा तो अच्छा काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। हाँ। तो उस चक्कर में जो है वो इंतजार काफी वक्त तक चलता रहा, और उसके बीच में मैं एक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में काफी रहा, कल्चरल सेंटर से यहाँ जुड़ा रहा, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स में। तो सीखता भी रहा, सिखाता भी रहा, और दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट मुल्क से जो एक्टिंग कोचेस इंडिया आते हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो एक्टिंग ओवरऑल होती क्या है, किस तरह से साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं उसके अंदर, और हमारे यहाँ ईस्टर्न मेथड क्या है, वेस्टर्न मेथड क्या है, तो ये सब सीखने का मौका तो मिला। धीरे धीरे आप एक्टर से, यानी थिएटर, फिल्म, सीरियल्स, टेलीविजन, उससे आप एक्टिंग कोच हाँ, बन नहीं, गए। मैंने देखिए क्या होता है कि एज एन एक्टर मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई सरवाइव करने के लिए कोई और दूसरा काम करूं, और तो एक्टिंग मेरा पैशन था, तो मैं एक्टिंग ही पढ़ाता था और एक्टिंग ही करता था। तो अच्छा काम मिलने का भी एक अलग तरीका है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो आपको फौरन काम मिल जाएगा। जैसे दूसरे उस प्रोफेशंस में क्या होता है कि आपने एमबीए कर लिया तो आपके अलग तरह के इंटरव्यूज होंगे, आपने हाई स्कूल किया है तो अलग तरह के जॉब के इंटरव्यूज होंगे, लेकिन एक्टिंग में ऐसा नहीं है। एक्टिंग में आप कितने भी ट्रेंड हैं, कितने भी ज्यादा आप काम कर चुके हैं, लेकिन आप जब किसी कास्टिंग डायरेक्टर के यहाँ जाएंगे तो एक भीड़ लगी रहेगी, उस भीड़ में आपको खड़े रहना होगा। तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करता था कि ये क्या तरीका है भाई कि इंट्रोडक्शन देना है और ये वो। तो मैं एक तख्ती लेके खड़ा हो जाना है वो आपको, मैं उसको अवॉइड करता था कि वो कास्टिंग डायरेक्टर्स का भी भीड़ को अवॉइड करने का एक तरीका है। तो कोई 10 साल एक्सपीरियंस वाला आ रहा है वो भी तख्ती लेके खड़ा है, और कोई कल आया है वो भी तख्ती लेके खड़ा है। तो इस वजह से मैं उसमें नहीं रहा। मुझे वो बहुत नहीं, लेकिन इन दिनों जो आप कर रहे हैं वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो एक्टिंग सिखाते हैं जी, और वो सारी चीजें करते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं इन दिन, मैं लोगों को, जो लोग देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनका एक वर्कशॉप था जिसमें मैं पहली बार गया और मुझे अंदाजा हुआ इस बात का कि ये जो भी कुछ बता रहे हैं वो बिल्कुल उन सारी चीजों से हट के, वो क्या है, क्या कहते हैं उसको। ऑक्सीजन एंड अदर जो गैसेस हैं सेपरेट होती हैं, तो उससे आपको फौरन ऑक्सीजन मिल जाती है। वो प्रैक्टिस लवर है, ठीक है, उसने प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन वो झूठ नहीं बोल पा रहा है, उसकी बॉडी बोल रही है, इधर इमोशनल इधर है, यहां से वो बात कर रहा है। ये बेसिकली परफॉर्मेंस डिजाइनिंग कहते हैं इसको, जो इंडिया में मेरे गुरु पंडित सत्यदेव दुबे जी करते थे, और वेस्ट में बहुत आम है, ये बहुत कॉमन है। वेस्ट में इट्स लाइक के सचिन नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट बट देयर इज अ कोच। तो एक कोच और एक प्लेयर मिलके परफॉर्मेंस डिजाइन करते हैं। अच्छा। इंडिया में एक्टिंग की क्योंकि एक एजुकेशन नहीं है, सिंगिंग की है, तो एक सिंगर के लिए एक म्यूजिक डायरेक्टर रहता है, एक डांसर के लिए एक कोरियोग्राफर रहता है, लेकिन एक्टर के लिए कोई नहीं रहता। उसको अपने ही ऊपर या राम भरोसे सब कुछ करना होता है, या डायरेक्टर उससे कहता है कि तुम ऐसे करो। अब डायरेक्टर को खुद एक्टिंग नहीं आती है और वो एक्टिंग सिखा रहा है, तो उसमें कभी कभी कुछ सेंसिबल डायरेक्टर होते हैं जो थोड़ा अच्छा नरेट कर लेते हैं तो हेल्प हो जाती है, अदरवाइज कभी कभी बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है। जबकि वेस्ट में क्या है कि परफॉर्मेंस डिजाइनर्स होते हैं, एक्टिंग कोचेस होते हैं, जो स्क्रिप्ट बेस्ड एक्टर्स को ट्रेन करते हैं। यानी कि जो बड़े एक्टर हैं जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो, डैनियल डे लुइस, मेरिल स्ट्रीप, इन सब के कोचेस हैं। अच्छा। और इन सब की परफॉर्मेंसेस वो कोचेस डिजाइन करते हैं, इसलिए आप इतनी डिफरेंट परफॉर्मेंसेस देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि एक एक्टर जो है वो नॉर्मली अपने बिहेवियर में ही परफॉर्म करता है सारे कैरेक्टर, उसका सिर्फ नाम बदलता है
और वो वही रहता है ज्यादातर। हाँ, आमतौर पे कहते हैं ना लोग कि फला एक्टर का अगर उसके 10 फिल्मों की क्लिपिंग काट के आप जोड़ दें तो ऐसा लगेगा कि एक फिल्म ही चल रही है। हाँ, वो बिहेवियर एक ही रहता है, उनका अपना हाँ। बिहेवियर। ये एक्टर्स जो हैं ये कहलाते हैं पर्सनालिटी एक्टर्स, जो अपनी पर्सनालिटी में एक्ट करते हैं। लेकिन बाहर जो है हर कैरेक्टर के हिसाब से आपको अलग ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस वजह से जो फाइनर नुआंसेस होते हैं स्क्रिप्ट बेस के, आपका ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के लिए क्या ट्रेनिंग चाहिए आपको, इसको परफॉर्म करने के लिए क्या ट्रेनिंग चाहिए, इसका लहजा क्या होगा, इसका बॉडी बिहेवियर क्या होगा, इस कैरेक्टर की साइकोलॉजी ऐसी है तो उस साइकोलॉजी को बॉडी बिहेवियर में ट्रांसफर करने के लिए क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये मैंने करीब 20 साल पहले इसको चुना कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं परफॉर्मेंसेस डिजाइन करता हूं, क्योंकि मुझे उस भीड़ का हिस्सा नहीं होना था कि तख्ती लेके खड़ा रहना है और वो कहें कि यू डोंट फिट द बिल, जस्ट देख के ही के। अब हम किसी ऑडिशन में जाएंगे तो वो कैरेक्टर बन के नहीं जाएंगे ना। अगर हम गब्बर सिंह का रोल कर रहे हैं तो हम गब्बर सिंह बन के नहीं जाएंगे ना, हम तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जिस तरह से रहते हैं उस तरह से जाएंगे, और वो देख के हमें कहेगा कि यू डोंट फिट द बिल, आप गब्बर सिंह नहीं लग रहे हो। क्योंकि मुझे इसलिए ये लग रहा है क्योंकि मैंने भी थिएटर किया और कुछ सीरियल्स और सीरीज किए हैं। यहां पर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर और आपके फेस को देखकर कास्ट किया जाता है कि अच्छा ये उस कैरेक्टर जैसा दिखता है। जी जी जी, ये यही आप कहना चाह रहे हैं। एक्टर की कास्टिंग नहीं होती, यहाँ कैरेक्टर की कास्टिंग होती है। कैरेक्टर और उसके शक्ल और उसके जिसामत के हिसाब से उसकी कास्टिंग होती है। सॉरी, मैंने आपको रोका बीच में क्योंकि आसानी हो समझने में लोगों के। जी, तो अब वो जो है वो कास्टिंग बहुत क्लीशे कास्टिंग है। और जब भी कभी सिनेमा में एक्सपेरिमेंट किया गया कि वो कैरेक्टर जो इस एक्टर पे फिट ना हो वो कैरेक्टर दे दिया जाए, तो ज्यादातर ऐसे रोल्स जो हैं कामयाब हुए हैं। वेस्ट में काफी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और जानकर के ऐसे कैरेक्टर दिए जाते हैं जो देखने में उस एक्टर पे फिट नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक्टर का काम ही है ना कि वो उस कैरेक्टर की को अडॉप्ट करे, उसके बिहेवियर को अडॉप्ट करे, उसका स्पीच पैटर्न, उसकी साइकोलॉजी, उसकी फिलॉसफी, उसकी स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजें अडॉप्ट करके एक डिफरेंट कैरेक्टर बने। अगर वो हर फिल्म में खुद ही को करता रहेगा तो धीरे धीरे आप देखिए इंडिया में बहुत अच्छे एक्टर जो हैं उनके पास काम नहीं है, क्योंकि वो एक जमाने में अपने आप को रिपीट करने लगे। शुरू में बहुत अच्छे लगते थे, फिर धीरे धीरे वो जो यूनिकनेस थी वो खत्म हो गई, वो रिपीटेटिव हो गए, मोनोटोनस हो गए और वो इरिटेटिंग हो गए। अब लोग उनको देखना नहीं चाहते हैं, जबकि आज भी वो जिस तरह से करते थे वैसा अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, तो इंडिया में तो अभी ये पॉपुलर हुआ नहीं है। हाँ, अब बीच में मेरे ख्याल से यूएस या यूके भी गए थे। जी जी, मैं एक्सप्लोर कर रहा था। मैंने चूंकि काफी बाहर के जो डायरेक्टर्स यहाँ आते हैं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स में, उनके साथ नेहरू सेंटर के थ्रू, भारतीय विद्या भवन के थ्रू उनके साथ काम किया, तो मेरी भी आंखें खुली कि भाई ऐसे काम हो रहे हैं दुनिया में। तो मुझे लगा कि भाई मुझे भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं लंदन गया और मैंने खुद काफ़ी वर्कशॉप्स की और मैंने खुद वर्कशॉप्स कंडक्ट भी की, क्योंकि मेरा अपना एक अलग प्रोसेस था जिसके ऊपर, जो इंडियन मेथड है जिसके ऊपर हमने काम किया। और ये इंडियन मेथड जो है वहाँ के लिए बहुत यूनिक है और मुझे वहाँ का मेथड सीखना था। तो यहाँ का मेथड वहाँ एक्सचेंज प्रोग्राम में लेके गया और वहाँ का मेथड यहाँ लाया। तो अब दोनों जगह जो है वो यूनिक हो गया है। यहाँ के लिए वहाँ का मेथड यूनिक हो गया और वहाँ के लिए यहाँ का मेथड यूनिक हो गया है। तो लंदन में काफी वर्कशॉप्स की, लेकिन लंदन जो है ज्यादातर थिएटर ओरिएंटेड है। उसके बाद मैं न्यूयॉर्क गया। न्यूयॉर्क मुझे बहुत पसंद नहीं आया। न्यूयॉर्क में काम है, लेकिन जब एलए में गया तो वो मुझे लगा कि भाई ये है जगह जहाँ पे इस चीज की कद्र है। तो वहाँ मैंने पहले तो बहुत कोचेस के यहाँ गया, बहुत कोशिशें की और उसके हिसाब से धीरे धीरे मेरी वर्कशॉप्स होने लगी। और वो जो इंडियन, जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान की धरती है ये, तो यहाँ की अपनी यूएसपी है, जो नाट्य शास्त्र या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंसेस जो हैं
उन सबको जब वहाँ लेके गया तो उन लोगों को बहुत पसंद आया। और वहाँ की जो बहुत टॉप मैगजीन्स हैं जैसे वॉयज LA, बोल्ड जर्नी एंड ऑल, हॉलीवुड की एक स्पेशल एडिशन आता है पोर्ट्रेट्स ऑफ हॉलीवुड, उन्होंने भी मेरी वर्कशॉप को कवर किया और बहुत तारीफ की। तो लेकिन मैं जो कुछ करता था उसको कभी कुछ मार्केट वार्केट नहीं करता था, मैं बस अपना काम करता था। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ डिज़ाइन किए जिसमें प्रोफेशनल एक्टर्स को मैंने ट्रेन किया उस कैरेक्टर के लिए, जिसमें उनको काफ़ी अवार्ड्स मिले। लेकिन मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा है। मैं वही जानना चाहता हूँ कि यहाँ इस वक्त क्या लगता है आपको कि स्कूप है इसमें, क्योंकि अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा कि बहुत ज्यादा इसको पॉपुलैरिटी मिल रही हो या हायर कर रहे हो, लेकिन वर्कशॉप में जिस तरह से आपने करवाया, आर्टिस्ट ही थे सब, जी। थिएटर और फिल्म और टेलीविजन और इससे जुड़े हुए, वो सब ये कह रहे थे कि वाओ, ये चलाना शुरू कर दिया और थॉट क्या लाए, एंगर। अब यहाँ आ रही है साउंड, रोल कैमरा, एक्शन। और क्या क्या होता है उसके अंदर डोपामाइन होता है, फिर सेरोटोनिन होता है, फिर ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन्स हैं, बीच में आपकी ये एमिगडाला है, सिंपैथेटिक नर्व है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। ये कैसे काम करती हैं और कैसे एक्टिव होती हैं, इनकी इंफॉर्मेशन मैंने कुछ डिफरेंट सीखा। हाँ, अब उसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज कि मैं ये इसलिए करता हूं कि इसमें मुझे मजा आता है। अच्छा। और ये बहुत डिटेल्ड स्टडी है। देखिए क्या है ना, हर चीज की एजुकेशन जरूरी है। एक मैकेनिक जो है अगर 30 साल तक भी मैकेनिक का काम करता रहे तो सिर्फ मैकेनिक रहेगा, जब तक वो जाके इंजीनियरिंग करके आए ना। तो एक 5 साल की इंजीनियरिंग करता है और सीधे इंजीनियर बन जाता है। तो जो लोग सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं और एक्टिंग उनसे हो जाती है जैसी वो करते हैं या जितनी उनकी समझ है, उसमें आदमी कहीं ना कहीं जाके अटक जाता है और एक मोनोटनी आ जाती है। ठीक है, एक्टिंग में क्या है कि आपकी बॉडी, आपका बातचीत का अंदाज, आपका बिहेवियर ही कैरेक्टर में दिखता है, तो जिसकी वजह से आपकी यूनिकनेस कैरेक्टर की यूनिकनेस बन जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें स्टेल हो जाती है वो। तो यहाँ के बहुत से अच्छे एक्टर भी जो हैं जिनका चार्म उनका ट्रैप बन गया और उनको काम मिलना बंद हो गया, लेकिन आज भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मुझे परफॉर्मेंस को चेंज करना है, मुझे कैरेक्टर के हिसाब से परफॉर्म करना है। क्यों ऐसा क्यों है कि हॉलीवुड में 50-50 साल से लोग कर रहे हैं, चाहे आप पचिनो को ले लीजिए, आप रॉबर्ट डिनेरो को ले लीजिए और डैनियल डे लुइस को ले लीजिए, और आज भी वो फ्रेश परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और आज भी लोग उनमें उतना ही इंटरेस्टेड हैं। इरफान साहब, मैं ये बात समझ गया। वैसे तो बहुत सारी चीजों में हॉलीवुड एग्जाम्पल रहता है और उसको फॉलो करते हैं। ये जो कोच की बात आप कर रहे हैं या परफॉर्मेंस डिजाइनर की बात कर रहे हैं, ये इसका एक्सेप्टेंस क्यों नहीं अभी तक हो पाया? जी देखिए क्या ना, इसको जैसे एक डॉक्टर है और एक टीचर है, वो अपनी चीज को मार्केट करे, अच्छा नहीं लगता। तो मेरा ये है कि जिसकी किस्मत में होगा वो आ जाएगा और जब वो आता है तो वो रियलाइज करता है, क्योंकि जो लोग आए हैं ऐसे ऐसे लोग जो प्रोजेक्ट से हटाए जा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने बुलाया और हमने कहा कि भाई कोशिश करते हैं, ये तो साइंस है। इस साइंस देखिए क्या मेथड, जिसको नहीं कहते हैं मेथड एक्टिंग या सिस्टम ऑफ एक्टिंग, ये सिस्टम है। आज जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, 100 फ्लोर की बिल्डिंग बन जा रही हैं, ये इसके पीछे एक साइंस है जिसकी वजह से 100 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है। वो साइंस हटा दीजिए तो 4 फ्लोर के बाद बिल्डिंग टेढ़ी हो जाएगी। तो इसी तरह से एक्टिंग है कि इसके अंदर जब आप साइंस लगाएं और
जो करने वाला है वो इसमें इंटरेस्ट ले। जैसे हमारे यहाँ म्यूजिक की टीचिंग है, सिंगिंग की टीचिंग है, कि आपको गाना गाना है, लेकिन गाना गाने के पीछे आपके पास सुर ताल राग हैं, जिसके ऊपर बेस करके अगर आप गाना गाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म रहेंगे। वो सिंगर जो ट्रेन नहीं है, जो जिनको सुर ताल राग की पहचान नहीं, उनके पास भी अपना एक सुर है, वो अपने सुर में गाते हैं और लेकिन कुछ दिनों में स्टेल हो जाते हैं। क्योंकि 25 साल पहले जब मैं मुंबई आया था, हालांकि मैं एक्टर नहीं बनना चाहता था, और मैं जो बनना चाहता था मैं वो बना। मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहता था और मैंने जर्नलिज्म किया। उस वक्त मुझे याद है कि कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हुआ करता था, डायरेक्टर जो होते थे वही कास्ट करते थे। लेकिन आज मैं ये कहूं कि छोटे से छोटे प्रोजेक्ट के लिए और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग डायरेक्टर जरूर है। अब तो उनको वो भी मिलने लगा है जो क्रेडिट। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये भी उसी तरह से होगा, क्योंकि वेस्ट में ऑलरेडी है, और तब भी कास्टिंग का वेस्ट में था, यहाँ जरूरत महसूस की लोगों ये चीज अभी आई। तो मुझे लगता है कि ये भी आने वाले दिनों में इसका भी होगा, और इसकी भी डिमांड वैसी ही होगी। देखिए, इसका होगा और नहीं होगा तो उनका नुकसान हो रहा है उसमें। तो इसमें मेरी वर्कशॉप्स में मैं तो सिर्फ प्रोफेशनल एक्टर्स की ही वर्कशॉप करता हूँ। अगर हमारे पास कोई आता भी है तो हम उससे बोलते हैं कि तुम जाके पहले एक्टिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके आओ, ताकि तुम्हें ये बातें समझ में आए। तो ज्यादातर प्रोफेशनल एक्टर्स आते हैं, और जब वो आते हैं तो उसके बाद वो मेरे कांटेक्ट में रहते हैं। तो थोड़ा सा मुझे बताइए क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और क्या डिटेलिंग है इसकी, जरा सा जो देख रहे हैं उनके भी समझ में आ जाए। बहुत सी चीजें हैं, जैसे एक्टिंग में एक मेथड है इमोशनल मेमोरी का, और बहुत यूज होता है। वो थिएटर से आया है, स्टैनिस्लविस्की का सिस्टम कहलाता है, जिसमें एक एक्टर अपनी लाइफ में जो चीजें होती हैं, जिन इमोशन से वो गुजरा है, उसको रिकॉल करता है, और उसको रिकॉल करके वो उस इमोशन को कैरेक्टर को के इमोशन में मिक्स करके रीलिव करने की कोशिश करता है। इमोशनल मेमोरी करके ये है। अब ये सिस्टम थिएटर के लिए ठीक है, क्योंकि आपको 4 महीने 6 महीने का वक्त मिलेगा करने का। सिनेमा के लिए तो मेरा जो मेथड है वो यही है कि सिनेमा के में ये सिस्टम काम नहीं करता। और दूसरी क्या कि इमोशंस जो हैं वो स्टेल हो जाते हैं। 20 साल पहले मेरी लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ है वो आज रिकॉल करके मैं, हो सकता है उतना उस इमोशन को रीलिव ना कर पाऊं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। तो उसके दूसरे मेथड हैं, साइकोलॉजिकल मेथड है, सेंस मेमोरी है, ब्रेथ के थ्रू मेथड है। बहुत सी चीजें। अब आपको एक रोने का सीन करना है, एक हंसने का सीन करना है, तो वो सीन हो सकता है 1 मिनट का हो, लेकिन शूटिंग उसकी दिन भर होगी और रीटेक्स होंगे। जब वो रीटेक्स होंगे तो आपको एक बार नहीं रोना है, आपको दिन भर रोना है, आपको दिन भर हंसना है। तो वो एक अनट्रेन्ड एक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो एक बार तो हंस दिया, जैसे एक जोक को आपने एक बार सुना, हंस दिए, अब उस जोक को 10 बार शॉट लिया जाएगा, 20 रीटेक होंगे उसके, हर बार आपको हंसना है। तो यहां पे जो है आपकी ट्रेनिंग, आपका मेथड काम आता है। अच्छा। और यहाँ पे आप मैं रिलेट कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने 10-11 शोज किए हैं टेलीविजन के, और हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि आई एम नॉट ए ट्रेन्ड एक्टर, एक्टिंग स्किल थी तो जिसकी वजह से थिएटर करता रहा। ये चीज बहुत ये प्रॉब्लम आती है कि आपने जो है वो जब मास्टर लगा जी, उसमें आपने वो सारे इमोशंस दिखा दिया, आपने हंस भी लिया, रो भी लिया जी। जब क्लोज आया तो गायब हो गया। फिर दूसरे के क्लोज में भी आप हैं और अपने इसमें भी हैं, उस वक्त वो खत्म हो जाता है। जरा बताइए कैसे कैसे उसको वो करते हैं। अब इसमें मुझे बताइए, क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। नहीं, इसका क्या होता है कि भाई हर चीज की ट्रेनिंग है। अगर आप अपनी लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो आप 6 महीने में एक बार हंसते हैं, 2 साल 3 साल में एक बार गुस्सा करते हैं, ना शायद 5 साल में एक बार रोते हैं। अब आपके लिए भी ये एक एलियन इमोशंस हो जाते हैं कि आपको रोना है। बहुत बड़ा आपके लिए एक वो हो जाएगा कि कैसे रो दें हम, ना। लाइफ में तो आप 5 साल में एक बार रो रहे हैं,
गुस्सा कर रहे हैं 2 साल में, 6 महीने में एक बार हंस रहे हैं, लेकिन शूटिंग में दिन भर हंसना है, दिन भर रोना है, दिन भर। तो इसके लिए एक्टर्स की जो टूल्स हैं वो काम आते हैं कि आप अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रेन करें कि आप उन टेक्निक्स को यूज करके आप अपनी बॉडी को उस इमोशन में पहले ले आएं और उसके बाद कैरेक्टर के इमोशन को उससे मर्ज कर दें, इंस्टेड ऑफ कि आप अपने लाइफ के, अब जैसे आप अपनी लाइफ के किसी हैप्पी मोमेंट को याद करें और वहां जब हंसे थे तो उसको रिकॉल करके आज नहीं हंसेंगे आप। 10 साल पहले का जो आपने जोक सुना हुआ है उसको मुमकिन है कि एक बार हंस दें। हाँ, एक बार हंसी आएगी, दिन भर थोड़ी ना आएगी। लेकिन अब जैसे आपने कोई मुझे जोक सुनाया और मुझे उस जोक पे एक ठहाका मार के हंसना है, हाँ। और ये बार बार हंसना है, दिन भर हंसना है, हाँ। तो इसके लिए आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है, जो कैसे नॉर्मल लाइफ में किस तरह से आपको हंसी आती है, हाँ। कि आपकी एक बड़ी ब्रेथ रहती है, उस बड़ी ब्रेथ को आप ब्रेक करते हैं, वो भी रेगुलर इंटरवल में। हाँ। और उसमें भी बहुत तरीके होते हैं, 1000 आदमी तो हजार तरीके से हंसेगा। हाँ। तो ये इसी तरह से अगर आदमी रोएगा तो 1000 आदमी 1000 तरीके से रोएगा। आपका ये कैरेक्टर किस तरीके से हंसेगा, इसका क्या बैकग्राउंड है, इसका क्या मॉरल एथिकल वैल्यूज हैं ना। अगर इसकी मॉरल वैल्यूज खराब हैं तो किस तरह से हंसेगा, गुस्सा किस तरह से करेगा। मैं समझ गया, मुझे थोड़ा सा करके बताओ यार, वो बढ़ता जा रहा है मेरे अंदर। हाँ, कि देखिए इसमें क्या होता है कि एक्टर के लिए क्या है कि सबसे पहले टेक्निक है कि अगर उसको हंसना है, नॉर्मल हंसना है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए ऐसा करना होगा कि पहले आपको अपनी ब्रेथ को ब्रेक करना है। कि आप अगर हंसते, बहुत बेसिक ले लीजिए कि अगर आप हंसते हैं तो कहते हैं हाँ, ये। अब इस आपने कहा सारी एयर बाहर निकल गई, अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए 3 में। ठीक है, फिर इसको एक बार कर, हाँ, फिर इसको आप हाँ, अब इसको आप 6 में ब्रेक करिए। अब इसको आप 15 में ब्रेक कर दीजिए। अब ये अगर आपकी ट्रेनिंग है तो फिर आप दिन भर हंसते रह सकते हैं। रुक जाओ, मुझे करने दो जी। ठीक है, तो अब ये इसी को कहते हैं कि भाई पागलपन की तरह आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और रोज करनी पड़ेगी। ये एक दिन में नहीं आएगा। अब आप रोज जितने भी इमोशंस हैं, इसकी प्रैक्टिस इसकी प्रैक्टिस आपको रोज करनी पड़ेगी, ताकि पूरा सिस्टम जो लाफ्टर में इस्तेमाल होता है, हाँ। कि अब हर हंसी जो है इससे नहीं शुरू होगी, कुछ हंसी ऐसी भी होगी जो होगी साउंडलेस है। ठीक है, एक मिनट हाँ, जिसमें आवाज ही ना आए। एक मिनट मुझे कर लेना, जिसमें आवाज ही ना आए। जी, अब ये सांस फूलने लगे। हाँ, इसमें सांस की प्रैक्टिस की जाती है, जिसमें सांस आपकी लंबी हो, आप कम से कम 1 मिनट की ब्रेथ आप होल्ड कर सकें, क्योंकि एक बड़ी ब्रेथ का होना जरूरी है। डायलॉग्स में भी हेल्प करेगी वो, और इस तरह के लाफ्टर या क्राई या एंगर। मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है यार, जरा इमोशन, रोने का तो बताओ। नहीं, ये सबसे टफ ये काम है। अब देखिए क्या है ना, कि जो एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो हंसना और रोना दोनों जानता है ना। हाँ। पैदा होते ही वो रोता है, हाँ। और फिर वो रोज दिन में 10 बार 20 बार रोता है, 20 बार हंसता है। फिर धीरे धीरे क्या है कि बच्चा ये भूल जाता है, क्योंकि अगर वो रोता है तो उसको चॉकलेट दे देते हैं, हंसता है तो चुप करा देते हैं कि शरारत मत करो। फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल में भी यही है कि हंसो मत, रो मत ना, तो धीरे धीरे वो भूल जाता है। आदमी कभी दोस्तों के साथ बैठता है तो वहां थोड़ा लाफ्टर आफ्टर आता है, कुछ जोक सुनता है तो आता है। तो बड़ों के सामने हर चीजें, अब जब आदमी बड़ा होता है तो फिर वो एक्टर बनता है, फिर उसको रोज रोना पड़ता है और रोज हंसना पड़ता है। और इसीलिए हम लोग ये डी कल्चर की एक्सरसाइजेस करते हैं।
हम उसको रोज रुलाते हैं, रोज हंसाते हैं, रोज सारे इमोशंस जो होते हैं रोज जीने की कोशिश करें। नहीं, लेकिन रोने का बताओ। हाँ, अब रोने में, जैसे हंसने में क्या है कि जो ब्रेथ पैटर्न है वो उसके जो इंटरवल होते हैं वो रेगुलर होते हैं। जैसे एक बड़ी ब्रेथ को आपने छोटे छोटे पैटर्न में रिलीज किया, एक आपने बड़ी ब्रेथ ली इक्वल पैटर्न में आपने रिलीज किया। और रोने में क्या है कि इसका जो पैटर्न है वो हैपोजेड हो जाता है और साउंड का इस्तेमाल आ जाता है। और साथ में ये जो फेशियल मसल्स हैं, जैसे ये चिन का इस्तेमाल, ये आईज के पास ये आईलिड्स जो हैं ये फड़कती हैं, जिसकी वजह से आंखों में आंसू आते हैं। फिर आपकी सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव होती है। एक नर्व आपको रुलाती है जो कहती है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और दूसरी नर्व आपको चुप कराती है। अच्छा। हाँ, कि चुप हो जाओ, ये लोग समझते नहीं है ना, तुम्हें अपने आप को संभालना चाहिए। तो ये पूरा सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसको आपको समझना होगा। साथ में ये फेशियल मसल्स की आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी ताकि आप बहुत जल्दी, क्योंकि एक बच्चा सॉफ्ट होता है, वो बहुत जल्दी रो देता है, लेकिन एक बड़ा आदमी चूंकि रोने को रोकता है पूरी जिंदगी, तो उसके अंदर ये एंटी सिस्टम वर्क करने लगता है जो उसके रोने को रोक देता है, क्योंकि हर जगह आप नहीं रो सकते। लेकिन एक एक्टर को अपने आप को ऐसा वल्नरेबल रखना पड़ता है कि वो आप कहीं, क्योंकि उसको तो दिन भर रोना है ना किसी सीन में, तो वो तो रोकेगा नहीं। वो टेक्निक बताओ जरा। नहीं, वो थोड़ा सा कैमरा पे अजीब सा लगता है, वर्कशॉप में अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, लेकिन ये समझ लो कि मुझे मेरा कैरेक्टर डिजाइन कर रहा है। बहुत आसान है, लेकिन हम लोग सिखाते सिर्फ एक्टर्स को हैं ये टेक्निक, क्योंकि लोग गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे मान लो एक्टर नहीं, आप तो हैं, आपने माशाल्लाह इतना काम किया है। बहुत आसान, जितना हंसना आसान है उतना ये भी आसान है। उसमें आप सांस को किसी भी तरह से ले लें, बहुत हजारों तरीके हो सकते हैं। अब उसमें क्या है कि जैसे अब ये जो रोना है, इसमें मैं अपनी मेंटल इमेजरी को नहीं यूज कर रहा हूं, थॉट्स को नहीं यूज कर रहा हूं, सिर्फ फिजिकल वे में मैं रो रहा हूं। अगर मैं कहूं कि ये फोन है, ये गिलास है और ये टेबल है और हम दोनों बैठे हैं और कुछ बात चल रही है, इस बात पे रोने की तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप टेक्निकली वो हैं, क्या कहते हैं उसको, टेक्निकली साउंड है, आप प्रैक्टिस्ड, काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप इस बात पे भी रो सकते हैं कि इस गिलास में जो पानी और ये फोन रखा है, टेबल के साथ बैठ के हम इंटरव्यू दे रहे हैं। अरे अब ये चुप हो जाओ, चुप। तो ये चुप हो जाओ, सीख गए। हाँ, अभी और इसको रियल करना है, इसको इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि सब जैसा आपके लिए, क्योंकि दिन भर करना है ये। हाँ। और इसके बाद आपने बॉडी को इस मोड में ला दिया, फिर आप वो जो कैरेक्टर का थॉट है, कैरेक्टर किस वजह से रो रहा है, इंस्टेड ऑफ एक्टर अपनी लाइफ के माँ बाप दादा दादी को मार के वो रोए, इससे बेहतर है कि बॉडी को उस मोड में लाए। थिएटर में वो प्रोसेस चलता था, सिनेमा में नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो आपके नर्व्स हैं या आपका जो बॉडी है उसका सही इस्तेमाल है, और सही वक्त पे सही इस्तेमाल करना, वही टेक्निक है। वो टेक्निक है। प्लस क्या है ना कि अगर आप नहीं रोएंगे या नहीं हंसेंगे या नहीं गुस्सा करेंगे तो आपकी आदत छूट जाएगी और आपकी बॉडी खुद आपको बताएगी कि ये क्या कर रहे हो, तुम मत रो। का एक्सरसाइज है। हाँ, आप आपसे कहेगी कि ये तो शूटिंग हो रही है, शूटिंग में कोई रोने वाली बात नहीं है, गुस्सा कर, बॉडी कॉन्शियस हो जाती है। लेकिन जब आप इसको रोज करेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे तो बॉडी ट्रेंड हो जाएगी। इट्स लाइक के टेमिंग दी वाइल्ड हॉर्स। पहले दिन में आपको हॉर्स जो है अपने ऊपर राइड नहीं करने देगा, पहले आप उसके ऊपर
सैंड की बोरियां रखेंगे, फिर धीरे धीरे उस पर कोई पुतला बैठाएंगे, फिर आप बैठेंगे, तो धीरे धीरे वो आपके कंट्रोल में आता है। इसी तरह आपकी बॉडी है कि वो आप धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आएगी। जिस तरह से एक हाँ वो एक वो मैं आया था उस दिन, आप जब करा रहे थे वर्कशॉप, जी तो वो जानवरों का कुछ आप बता रहे थे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसकी वो सारी चीजें, वो क्या है, वो कौन सी टेक्निक? हाँ, ये एनिमल इंस्टिंक्ट कहलाती है। कि कहते हैं कि एक जानवर में इंसान हो ना हो, लेकिन इंसान में सारे जानवर होते हैं। अच्छा। और वो अलग अलग वक्त पे निकलते हैं। अच्छा। हाँ, कभी वो शेर है और कभी वो गीदड़ है और कभी वो कबूतर हो जाता है, किसी के सामने खरगोश है और किसी के सामने भेड़िया है। तो मतलब वक्त और हालात के हिसाब से उसके अंदर का जानवर बदलता रहता है। ये तो सेइंग भी है, कहा भी जाता है हाँ, कि वो भेड़िया और शेर और हाँ, जैसे इंडियन माइथोलॉजी में ये भी है कि 84 लाख योनि से गुजर के आदमी इंसान बना है। तो उसके अंदर सारी जानवर तो हैं ही, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो सबको क्रॉस करने के बाद वो आदमी बना। तो ये आसान है कि वो अपने अंदर का कोई जानवर ढूंढ ले, ना कि अपने अंदर का कोई इंसान। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो गब्बर सिंह तो नहीं था, लेकिन वो कोई जानवर था। तो उसकी इंस्टिंक्ट में एनिमल्स होते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे अगर कहते हैं कि उनसे पूछिए कि शेर कैसे बोलता है, तो कहते हैं हो। अब उन्होंने शेर को देखा भी नहीं है, शायद फोटोग्राफ में देखा हो या ऐसा जू में कभी देखा हो, लेकिन उनको पता है कि वो ऐसे पंजे होते हैं और उसकी आवाज हो होती है। या छोटा बच्चा अपने फादर की पीठ पे बैठ के कहता है कि चल मेरे घोड़े टिकट टिकट, यानी कि उसको पता है कि घोड़े में बैठने के बाद ऐसे मूवमेंट आएगा। अच्छा। ये उसकी जेनेटिकल मेमोरी में है। तो इस तरह से कैरेक्टर की इंस्टिंक्ट के हिसाब से कि ये कैरेक्टर कौन सा जानवर इस कैरेक्टर की इंस्टिंक्ट को सूट करता है, उसकी थोड़ी सी ट्रेट्स, थोड़ा सा एक सब कॉन्शियस के लेवल पे उस चीज को एक्टिव किया जाता है। उसकी प्रैक्टिसेस हैं, वो सिर्फ थॉट से नहीं होगा, उसकी साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेस हैं जिसकी वजह से वो उस तरह से बिहेव करने लगता है। अच्छा। तो उसमें शेर भी हो सकता है, उसमें सांप भी हो सकता है, उसमें भेड़िया भी हो सकता है, उसमें कुत्ता भी हो सकता है। कुत्ता भी हो सकता है। कुत्ता तो बहुत आसान है, सब में थोड़ा थोड़ा होता है। फिर आप देखेंगे कि शेर है, तो शेर की सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट चीज क्या है, वो है उसकी दहाड़, उसकी वॉइस ना। ये दूर से ही शेर दहाड़ेगा, जंगल में आवाज चली जाएगी। लेकिन अगर स्नेक है तो उसके पास तो ये है नहीं। तो स्नेक का जो है मूवमेंट है, हेड मूवमेंट एंड बॉडी मूवमेंट, उसकी वॉक फेमिनाइन है। तो एक फेमिनाइन होते हुए भी आप क्रूएलिटी ला सकते हैं अगर आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट आ गई कि आप ऐसे करके थोड़ी सी बातें कर लें। मैंने जो पृथ्वीराज चौहान में वो किया था मोहम्मद गौरी का कैरेक्टर, उसको मैंने लायन एंड स्नेक पे बेस किया था। अच्छा। उसके अंदर वो दोनों इंस्टिंक्ट रखी थी, और थोड़ा सा हॉर्स भी रखा था, क्योंकि वॉर में हॉर्स जो है वो काफी प्राइम कैरेक्टर प्ले करता है। तो उसका खड़े होने का अंदाज जो था वो हॉर्स की तरीके का था, बोलने का जो अंदाज था वो लायन की तरह का था, और जो नेक मूवमेंट था वो स्नेक की तरह का। अच्छा। तो इन तीनों को मिक्स करके उस कैरेक्टर को डिजाइन किया था। इस तरह के बहुत से किए जा चुके हैं, और बहुत वेस्ट में बहुत होता है, यहाँ के लोगों के लिए बड़ा यूनिक है। और वो जब सुनते हैं तो बड़े ताज्जुब, उन्होंने सुना तो है ऐसा कुछ होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि करेंगे कैसे। वैसे अगर आपसे बात करूं तो पूरी रात बात करता रहूं, क्योंकि मैं मानता तो नहीं हूं, लेकिन हाँ मनवाता हूं कभी कभी अपने आप को कि मैं भी एक्टर हूं। नहीं, तो बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं। एक वाकया कोई उससे पुलिस वाले कैरेक्टर से कुछ जुड़ा हुआ है? हाँ, मुझे याद है। हाँ, एक फिल्म थी जन्नत जी करके, उसमें एक एक्टर समीर कोचर वो एक कैरेक्टर कर रहा था, और मुझे बताया डायरेक्टर ने कि बड़ा ब्रूडिंग कैरेक्टर है, 70s के अमिताभ बच्चन हैं। अच्छा। और तो मैंने कहा कि ये बहुत हुआ है यार, ये बहुत हो गया है। अमिताभ बच्चन साहब ने जो किया था वो उस वक्त के लिए बहुत यूनिक था, और वो आज के ज़माने में जब करोगे तो वो उसमें वो यूनिकनेस नहीं रहेगी।
तो मैं बहुत देख लिया हाँ, बहुत रिपीट हो चुका है। हाँ। और तो मैं चाह रहा था कि वो बहुत कैजुअल हो, बहुत हाँ। नॉर्मल हो, क्योंकि जो काम आपके लिए रोज करना है उसके अंदर आप नॉर्मल रह के ही रोज कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ये डायरेक्टर तो मान गया, लेकिन शायद प्रोड्यूसर ना माने, ये वो राइटर ना माने। तो मैंने उससे कहा था कि कोई कुछ मत करो, इसको हर सीन में कुछ खाते रहो, कोई सैंडविच ले लो, कोई रोल ले लो, चॉकलेट ले लो, बिस्किट ले लो, कुछ खाते रहो हर सीन में। तो खाने से क्या होगा कि तुम्हारा एंगेजमेंट जो है, डायलॉग्स का एंगेजमेंट खाने के थ्रू निकलेगा, तो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और इस तरह से जब वो सीन करवाए गए तो वो सीन अच्छे लगने लगे, और जब सीन अच्छे लगने लगे तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, वो ब्रूडिंग और उस तरह का नहीं है, लेकिन सीन अच्छे लग रहे हैं। और उसमें फिर उस एक्टर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं कि जहाँ पे अब इसमें उनकी गलती नहीं है। देखिए क्या है कि डायरेक्टर जो है वो म्यूजिक डायरेक्टर पे चीजों को छोड़ता है, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर जानता है कि वो क्या है, सुर ताल राग क्या है, उसको रिजल्ट का मतलब होता है। लेकिन चूंकि एक्टर के पास कोई कोरियोग्राफर या म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, या एक्टिंग डायरेक्टर नहीं है, या एक्टिंग कोच नहीं है, तो उसको डायरेक्टर ही समझाता है। बहुत से डायरेक्टर बहुत अक्लमंद हैं, जैसे बहुत से डायरेक्टर मुझे बुलाते हैं और कहते हैं तू कर यार, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा मैं रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। और उसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन एक्टर को ऐसा कोऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर लियोनार्डो डिकैप्रियो, मैरिल स्ट्रीप और डैनियल डे लुइस इस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बार आपने एक फिल्म कर ली, नहीं, हर प्रोजेक्ट में अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो आपने जो ये वर्कशॉप की शुरुआत की है, तो मैं तो एक वर्कशॉप में आया था, मैंने देखा, कैसा रिजल्ट मिल रहा है उसका? बहुत अच्छा है। लोग काफी एक्सपीरियंस्ड लोग ही आते हैं हमारे यहाँ, प्रोफेशनल एक्टर्स में। नॉर्मल एक्टर से कहता हूँ पहले जाके ट्रेनिंग लो। हाँ। एक साल की ट्रेनिंग, 2 साल की ट्रेनिंग, कुछ दिन थिएटर करो, फिर 5 साल बाद कम से कम इस फील्ड में रहने के बाद आना। अच्छा। और तो उसका रिजल्ट, बहुत लोग शॉक्ड हैं कि ऐसी चीजें होती हैं, और काफी अच्छा रिस्पांस है। कैसे आपको कैसे अप्रोच किया जाए, अगर कोई जो लोग देख रहे हैं, अगर वो मेरा ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को मैंने नाम दिया। पहले तो मैं चाहता था कि एक सही नाम, किसी भी चीज का सही नाम होना चाहिए। अगर वो नाम ही गलत है तो फिर वो चीज सही कैसे हो सकती है? उसका टाइटल जो है ना, जैसे शोले का टाइटल, शोले का टाइटल शोले के अलावा कुछ भी रख दीजिए, वो फिर वो शोले नहीं होगी। तो मुगले आजम, तो उसी तरह से मैं चाहता था कि इसका सही नाम आए। तो मैं समझता था कि जब तक ये सही नाम नहीं आ रहा है तब तक मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो रही। मैं खुद तैयार नहीं हूं इस चीज को कोच करने के लिए। तो मैं बाहर आउट ऑफ इंडिया काफी कोच वर्कशॉप्स कर रहा था, और वहां पे फिर मुझे ये नाम, जिसको कहते हैं ना कि आवरी हुई, आते हैं गैब सी मजामी ख्याल में, गालिब सरीर खामस नवाए सरोश है। तो एक्टरिज्म जी, एक्टरिज्म नाम है इसका। इस सिस्टम का भी नाम है एक्टरिज्म। एक्टरिज्म के ऊपर मैं जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वर्कशॉप्स के ऊपर, वो लिख भी रहा हूँ, और उसके ऊपर शायद एक लास्ट में एक किताब आ जाए जो फ्यूचर के एक्टर्स के ऊपर काम आएगी, के लिए काम आएगी। तो actorism.com करके, बहुत सिंपल सा है। एक्टरिज्म का मतलब एक तरह के रिलीजन की तरह आपको इसको लेना पड़ेगा। रोज इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज इसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं जिस तरह से पूजा होती है, इबादत होती है, रोज करनी है आपको। ऐसा नहीं कि एक बार गया और खत्म हो गया। तो मतलब जो अप्रोच करना चाहे वो actorism.com करके वेबसाइट है, उस पे जाके आप उस पे जाके मिल जाएगा, अगर कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर इरफान साहब आपको मिल जाएंगे, और फिर आगे। हाँ, हम दोनों की किस्मत में अगर हम दोनों हुए तो। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, तफसीली बातचीत। शुक्रिया भाई, मुझे मजा आया। और आपने जो चीजें बताई
और 2 चीजें सिखाई भी नहीं, आपने नहीं, मुझे। मैं तो मुझे वो मौका मिल गया करने का। हंसना और रोना, हाँ, मुझे मौका वो मिल गया अब करने का। मैं कोई भी प्रोजेक्ट करूंगा हाँ, तो इसे जरूर जहन में रखूंगा नहीं, और आपने बहुत इसका इस्तेमाल भी करूंगा आपने अच्छे तरह। बहुत अच्छा किया, और आप जैसे एक्टर अगर होंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि फौरन आपने उस चीज को अडॉप्ट किया और फौरन उसका रिजल्ट आपको भी मिला और मुझे भी अच्छा लगा कि भाई ये तो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए, इसको आप और भी प्रैक्टिस करिए, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करिए। बिल्कुल गलत इस्तेमाल नहीं होगा। और आपसे ये उम्मीद करता हूं मैं कि फिर आपसे मुलाकात होगी जी। और भी तफसीली बात हम इस पर करेंगे। जी जरूर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और एक बार फिर आपका शुक्रिया वक्त देने का। शुक्रिया। और आपसे भी लेता हूं इजाजत इस वादे के साथ कि फिर जल्द ही मुलाकात होगी इरफान साहब के साथ भी। तब शुक्रिया। तक के लिए जय हिंद। शुक्रिया।